नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेस में। साथियों, आज मैं क्लास 9th का जो चैप्टर जीवों में विविधता क्लास अध्याय 7 जो लेकर आ चुका हूं। मैं इसके पहले वाले पार्ट में आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे वर्गीकरण। आज हम लोग बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण का जो आधार क्या है। वर्गीकरण का मतलब होता है दोस्तों बांटना। वर्गीकरण का मतलब होता है साथियों अलग अलग बांटना, विभेद करना। तो मैं जीवों के समूहों वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन आंसर दिया है नंबर 1 और 2, इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आंसर को मैं आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, जो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों। तो आगे हम लोग देखते हैं जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास जो है प्राचीन समय में किया जा रहा है, यानी प्राचीन समय से किया जा रहा है। जो जीवों को बांटने का प्रयास हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। तो यूनानिक विचारक जो अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु के रहने के आधार पर किया था। यह जीवन के देखने का बहुत ही किंतु भ्रामक तरीका है, जो उदाहरण में आपको बताया है। जो अरस्तु हैं उन्होंने जीवों को बहुत पहले ही बांटने का प्रयास किया था। उन्होंने अलग अलग वर्गों में उनको बांटने का प्रयास किया था। जो स्थल मंडल हैं, स्थल मंडल के अलग रखने का प्रयास किया, जल मंडल को अलग रखने का प्रयास किया और वायुमंडल के जीवों को अलग रखने का प्रयास किया। तो आइए उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में उन्होंने क्या बताया है। क्या है कि उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क की जैसे कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इन सभी जीवों को एकमात्र समानता इनका आवास है। अध्ययन एवं विचारक के आधार पर जीवधारियों को समूहों में बांटना ठीक नहीं है साथियों। उन्होंने ये बताया जो जीवधारियों को है उनको समूहों में बांटना ठीक नहीं है अध्ययन और विचार के आधार पर। तो आगे उन्होंने बताया, क्या बताया, कहा कि इसलिए हमें अब यह निर्णय करना होगा। साथियों, उन्होंने कहा कि हमें यह निर्णय करना होगा कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किस वर्ग के उपसमूहों को बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना होगा। हम जब जीवों को किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते तो सबसे पहले यह जानना होता है कि समूह को सदस्यों में क्या क्या जो है समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। उन्होंने ये बताया। उन्होंने कहा कि सभी जीवों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं, क्या भिन्नताएं हैं। तो उन्होंने इस प्रयास में इस चीज़ को समझते हुए उनको बांटने का प्रयास किया था। तो उन्होंने बताया जिसके आधार पर कुछ ऐसे एक साथ रखे जा सकते हैं, कुछ जीव एक साथ ऐसे भी रखे जा सकते हैं। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या यह कहें कि उनका यह उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण के तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं आपको। उन्होंने बताया कि हमसे ज़्यादातर लोगों के हाथ में 5 अंगुलियाँ होती हैं, जो लक्षण उसी तरह हमारे बीच देखने को मिलता है। साथियों, आगे उन्होंने क्या बताया, तो देखिए आगे उन्होंने ये बताया कि जैसे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ने पाने की क्षमता एक लक्षण है। उन्होंने ये बताया है कि सभी, जैसे कि मनुष्य दौड़ सकता है, बरगद का पेड़ नहीं दौड़ सकता है। इस तरह से अनेक असमानताएं उनको मिली अरस्तु को। तो उन्हें इस तरह से उन्होंने बांटने का प्रयास किया है। सभी जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, इनको सभी एक वर्ग में रखने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कुछ लक्षणों को कैसे अन्य तुलना से ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर का दीवार कैसे बनती है। तो दीवार में प्रयोग लाए गए पत्थर भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। साथियों, अगर आपको दीवार बनाना है तो उसमें अनेक पत्थर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के मिलेंगे। तो किस पत्थर को कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ पर रखना है, तो ये अरस्तु ने बताया। तो साथियों, अरस्तु ने बताया कि किस पत्थर को कहाँ पर रखना है, किसका आकार कैसा है। तो इस हिसाब से, इस आकार के हिसाब से उन्होंने इस पत्थर का एडजस्टमेंट किया, माने यानी कि उसको रखने का प्रयास किया। तो उनके ऊपर वाले जो है, सॉरी साथियों, तो उन्होंने कहा कि ऊपर वाले पत्थर का आकार अवश्य प्रभावित होगा। यहाँ पर निचले स्तर पर लगे पत्थरों जीवों जैसे उनके लक्षण के समान, जैसे जीवों को बृहद वर्ग निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के एक दूसरे
किसी भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद में स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण को निर्भर करते हैं तथा बाद में स्तर के प्रकार का निर्भर करते हैं। तो ठीक इसी तरह हम भी क्या करेंगे, जीवों के लक्षणों को निर्धारित करेंगे, कैसे रखना है साथियों, आइए देखते हैं। तो उन्होंने बताया है कि लक्षण के पहले स्तर के लक्षण तो निर्भर करते ही हैं तथा बाद के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण की भी एक पारस्परिक संबंधी लक्षणों को पदानुक्रम बना लेते हैं। एक पद जो है एक क्रम से रखेंगे, एक क्रम बना लेते हैं। तो ठीक कैसे रखना है, तो लक्षणों को पदानुक्रम का मतलब होता है एक अनुक्रम बना लेना, एक सीरियल बना लेना, सीरियल बाय रखना है, कैसे रखना है। तो आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति के प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षण का दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों को गौर करेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या क्या दिया है, उस लक्षणों को हम गौर करेंगे और उसमें रखने का प्रयास करेंगे साथियों। देखिए कहा यूकैरियोटिक कोशिका जो है केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय अलग अलग कोशिकाओं में दष्टपूर्वक होती रहती हैं। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं उनके जैव रासायनिक प्रतिक्रिया भिन्न होती है। इनका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है, जिसके अंतर्गत साथियों अतिरिक्त केंद्रयुक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण का भी क्षमता होती है, क्योंकि वे इसके हम आगे पढ़ेंगे